क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा। क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 40 नंबर। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला यहाँ पे दिया हुआ है 76 और 76 के बाद यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पर डबल रेशियो बना हुआ है 124 होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो 76 और 9 पहले हमें इन दोनों को क्या करना है, फॉलो करना है कि आखिर किस नियम से 76 और 9 का रिलेशन बन रहा है। वही सेम चीज़ें हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो एनालॉगी का क्वेश्चन है ये। तो 76 और 9 में अगर देखिए यहाँ पे हम 76 में माइनस अगर 4 कर दें और इसको 8 से विभाजित कर दें तो हमको संख्या 9 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, 76 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 72 और 72 को जब 8 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 9। तो सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर के देख लेते हैं। 124 है, 124 में से -4 करके इसको 8 से भाग दे देना है। तो 124 में से -4 करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 120 हो जाएगी और जब 8 से इसको भाग देंगे, काटेंगे, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह प्राप्त हो जाएगी 15। कितना प्राप्त हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि अक्षर समूह में निम्नलिखित अनुक्रम में क्या लापता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ए है, ए के बाद फिर यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ है और डी के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और फिर यहाँ पे पी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी और सी है, फिर यहाँ पे डी के बाद एफ लिखा हुआ है, उसके बाद एच है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, पी के बाद टी है और यहाँ पे कितना है, एक्स है। ठीक है, पी टी और एक्स बना हुआ है। अब सबसे पहले पहले लेटर को और यहाँ पे डी की बात करते हैं। तो ये 1 नंबर पर है और ये 4 नंबर पर है, तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है वो 3 बढ़ा है। इसके बाद फिर डी के बाद फिर यहाँ पे जब हम बढ़ाएंगे तो 3 के बाद बढ़ा देंगे 5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 नंबर पे यहाँ पे आई आता है तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब 9 के बाद आई के बाद फिर यहाँ पे 16, तो इसका मतलब पहले कितना प्लस हुआ है, 7। ठीक है, आई के बाद फिर यहाँ पे 7 बढ़ेगा तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। आगे बढ़ते हैं, फिर बी है और बी के बाद फिर यहाँ पे देखिए एफ बना हुआ है, तो बी 2 नंबर पर होता है, एफ 6 नंबर पर, तो इसमें कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब हमें अगर 4 बढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें 6 बढ़ाना होगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 2 बढ़ रहा है, तो 4 यहाँ बढ़ेगा। 4 के बाद फिर यहाँ पे हम 6 बढ़ाएंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 नंबर पे कौन आएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अब 6 के बाद फिर देखिए यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 8 है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, देखिए 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगले नंबर पर आते हैं, सी है और सी के बाद यहाँ पे देखिए एच बना हुआ है। सी के बाद क्या बना हुआ है, एच बना हुआ है। तो अगर एच है तो इसका मतलब एच 8 नंबर पर है, तो ये 3 नंबर पर, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे, 5 बढ़ गया। अब 5 के बाद फिर 5 और 2 हो जाएगा 7, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 नंबर पर ओ आ जाएगा। अब 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। अब 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब आई, एल और ओ हमें संख्या प्राप्त हुई है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आई एल ओ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है तीसरा नंबर कि कथन है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। अब पूर्वानुमान हमें यहाँ पे लगाना है कि प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी परस्पर निर्भर हैं। ठीक है, परस्पर क्या है, निर्भर हैं। ठीक है, और दूसरा पूर्वानुमान है कि प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कथन के अनुसार ध्यान दीजिएगा कि प्रौद्योगिकी का विकास जो है वो परिस्थितिकी संरक्षण पर निर्भर करता है, ना कि प्रौद्योगिकी के संरक्षण पर। अतः जो प्रौद्योगिकी तथा परिस्थितिकी परस्पर क्या है, निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला विकल्प होगा यानी कि पूर्वानुमान, ये बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केवल पहला पूर्वधारणा निहित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, संरक्षण पर निर्भर नहीं है, ये ध्यान रखिए, यहाँ विकास की बात हो रही है। तो विकल्प हमारा जो होगा वो पहला नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद न्यूट्रिशनिस्ट
ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स यानी कि मकाई जैसे अन्य सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध हैं। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब यहाँ पे विकल्प हमारे पास है पहला कि पोषणविद ने जानबूझ उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे पहला है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा है कि पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है और कहा भी जा रहा है। तीसरा देख लेते हैं, अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और यह गलत सूचना गैर इरादतन थी। तो ये बिल्कुल पैटर्न नहीं है, ये ऐसा नहीं कहीं पर भी लिखा गया है। चौथा नंबर है कि सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों को बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, डी नंबर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर जो हमारा परफेक्ट फॉलो करेगा वो बी नंबर हो जाएगा कि पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। ठीक है, जैसे दिए गए जो परिच्छेद से यहाँ पे ध्यान किया गया कि तार्किक रूप से जो मेल खा रहा है वो बी नंबर होगा, क्योंकि एक प्रसिद्ध पोषणविद द्वारा कही गई बातों पर लोग सहजता से विश्वास तो कर लेते हैं, जबकि कंपनी अपने उत्पादों को बेचने के लिए भ्रामक प्रचार करती रहती है। अतः लोग अन्य कंपनी के बजाय क्या करते हैं, पोषणविद की कही गई बातों पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। इसलिए यहाँ पे बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में एक विशेष संबंध है। यही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है। इनमें से कौन सा चित्र एक चित्र युग्म पर सही बैठता है? तो यहाँ देखिए त्रिभुज है और यहाँ क्या है, पंचभुज है। यहाँ चतुर्भुज है, तो यानी कि 3 भुजा यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 2 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे 4 है तो 2 बढ़ाएंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे षटभुज होगा। तो यहाँ पे पहला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तीसरा इज द राइट आंसर होगा, चौथा भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 व्यक्तियों में FEN, JPM एवं L के संयुक्त परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। F घरेलू महिला है। ठीक है, तो F जो है वो क्या है, घरेलू महिला है। ठीक है, F जो है घरेलू महिला है और एवं E उसका पति है, एवं E उसका क्या है, पति है। तो इसका मतलब ये पत्नी है, तो ये दोनों लोग हो गए हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ये दोनों लोग हो गए हस्बैंड वाइफ। क्लियर है। आगे कह रहा है N की पत्नी J है, जो N है उसकी पत्नी J है। तो N की पत्नी जो है वो J है और ये पति हैं, तो इसका मतलब ये लोग भी शादीशुदा जोड़े हैं, मैरिड कपल हैं। तो यहाँ पे प्लस का मतलब यहाँ पे हम महिला मेल पुरुष से ले रहे हैं और माइनस का मतलब है महिला यानी कि फीमेल से ले रहे हैं। ठीक है, N की पत्नी J है, E की पौत्री L है, जो E की पौत्री है वो L है। इसका मतलब यहाँ पे E होगी और इनकी एक पौत्री है जो है जिसका नाम है L है। तो इसका मतलब इसका रिलेशन E की पौत्री कौन हो गई, L हो गई। ठीक है, ये L पौत्री है तो यहाँ पे महिला हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि E J का ससुर है। E जो है J का ससुर है, इसका मतलब E जो है J का ससुर है। तो ये जो N है वो E के क्या लगेंगे, बेटे लगेंगे। तो इनका रिलेशन जुड़ जाएगा। तो J जो है क्या हो जाएगी, E जो है E J का ससुर है, तो E जो है J का ससुर हो जाएगा क्योंकि इनके बेटे की ये पत्नी है। ठीक है, एवं P का पिता है, एवं P का पिता है। तो एवं P का पिता है, इसका मतलब P का पिता है, तो इसका मतलब इनके पिता हो जाएंगे E। तो अब P और N जो हो जाएंगे वो भाई या बहन हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवं P का पिता है। N का पुत्र M है, जो N का पुत्र है वो M है। इसका मतलब N का पुत्र जो होगा वो M हो जाएगा, ये पुत्र हो गए। ठीक है, अब आगे कंडीशन है एवं M L का भाई है, जो M है वो L का क्या है, भाई है। इसका मतलब ये दोनों लोग आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है J P से किस प्रकार संबंधित है। जो J है वह P से किस प्रकार से संबंधित होगा, मतलब ये P की ये कौन है, भाई हैं और आप
ये भाई हैं एन, तो इनके भाई की ये पत्नी है, तो जो जे है वो पी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कि भाभी का रिलेशन लगेगा। और ये ननद हैं या देवर हैं, ये जेंडर नहीं पता इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी है भाभी लगेगा, क्योंकि जिसका नाम पहले होता है हमें उसका जेंडर डिसाइड करना होता है, उसी के बारे में रिलेशन बताने होते हैं। तो जे पी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है, तो जे पी से कैसे संबंधित होगा वो इसकी भाभी लगेंगी जे पी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए हैं। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पे व्यक्ति हैं वो ध्यान रखिएगा 120 यात्री हैं। ठीक है, 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो ही लोगों को यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो दो ग्राफ हम फटाफट यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे हो जाएगा हॉट ड्रिंक्स हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आइस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइस टी हो जाएगी, मतलब हमने आई टी लिखा हुआ है तो आइस टी हो गया। ठीक है, अब कंडीशन यह है कि टोटल तो 120 हैं, अब 75 यात्री हैं जो हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, यानी कि जो हॉट ड्रिंक्स लेने वाले हैं वो 75 हैं, और यहाँ पे 62 लोग हैं जो आइस टी लेते हैं, यानी कि 62 लोग ऐसे हैं जो आइस टी लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन है कि यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया है, मतलब ये बीच में कितने लोग बैठेंगे, 40 लोग बैठेंगे, तो 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों का आनंद लेते हैं, और 75 यहाँ पर हॉट ड्रिंक्स है, तो 40 अगर यहाँ भी चले जाते हैं, दोनों में चले जाते हैं, तो 40 घटाएंगे अगर 75 में से, तो यहाँ पर बचेगा 35। ठीक है, अब 40 में से अगर हम 62 यहाँ पर अगर बात करते हैं, 62 में से 40 घटा देते हैं, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 22। ठीक, कितना बचेगा 22। अब यह है कि 35 हो गए केवल जो हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, 22 ऐसे हो गए जो केवल आइस टी लेते हैं, और 40 लोग हैं जो दोनों लेते हैं। ठीक है, अब हमें टोटल जो संख्या है वो है 120। अब इन सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे 120 में से क्या करना है, 120 में से घटाना है, किसको घटाएंगे 35, 40 और 22 को जोड़ करके, तो 35 और प्लस में 40 और प्लस में 22 सबको जोड़ देंगे, तो 120 में से हम जब घटाएंगे, ठीक है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 120 में से 97 घटा देंगे, तो यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 23 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 23 लोग ऐसे हैं जो किसी का भी आनंद नहीं लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। मतलब यहाँ पर जो टोटल हैं वो हैं कुल कितने 100 हैं, और यहाँ पर जो संख्या है वो 3 की है। अब तो हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम कितने 3। ठीक है, 3 डायग्राम हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। अब सबसे पहला जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा वेनिला का। ठीक है, किसका बनेगा वेनिला का, एक बना लेते हैं। वेनिला के बाद हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं चॉकलेट का। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा एक डायग्राम हो जाएगा चॉकलेट का, और इसके बाद हमें एक डायग्राम बनाना है स्ट्रॉबेरी का। क्या बना लेंगे स्ट्रॉबेरी का। ये 3 डायग्राम हमने बना लिया है। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं कि 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की है। ठीक है, 50 अभ्यर्थियों ने क्या किया है वेनिला पसंद किया है, मतलब ये जो वेनिला वाले लोग हैं वो हैं टोटल कितने 50। अब 43 ने चॉकलेट पसंद की। चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 43 है। अब इसके बाद कह रहा है कि 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की है। 28 लोगों ने स्ट्रॉबेरी पसंद किया, तो यहाँ पर हो जाएंगे 28 लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं कि 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया है। 13 लोगों ने वेनिला और चॉकलेट को, मतलब यहाँ पे जो बीच में संख्या आएगी इनकी आएगी कितनी 13, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हैं वो 13 लोग हैं जो वेनिला और चॉकलेट को पसंद करते हैं। अब कह रहा है कि 11 चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। जो 11 हैं वो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, मतलब यहाँ पर आएंगे 11 लोग। अब कंडीशन है आगे कि पसंद किए, तो 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया। अब 12 लोग हैं जो वेनिला और स्ट्रॉबेरी पसंद किया, तो यहाँ पर आ जाएंगे 12 लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि कंडीशन की, और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए हैं, मतलब ये जो बीच में तीनों पसंद करने वाले वो आ जाएंगे 5। अब अगर यहाँ पर 5 हैं तो अब यहाँ 13 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 13 की जगह पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इस 13 में से ही 5 यहाँ पर भी गए हैं। और यहाँ पर जो 11 था तो अब यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे, क्योंकि 6 5 कितने हो गए 11। और यहाँ जो 12 था यहाँ पर बच जाएगा 7, 7 5 कितने हो गए 12।
ठीक है। तो देखिए 7 और 5, 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं, तो तीनों में शामिल हो गए, तो इन तीनों में से भी घटेंगे, ठीक है। तो 5 7 यहाँ हो गए, 7 5 12, 6 5 11 और 8 5 13, ठीक है ना। ये 5 लोग ऐसे हैं जो सबके लाइन में जा जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा कि 50 अगर वेनिला पसंद करने वाले हैं तो 8 5 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20। इसका मतलब 30 लोग ही बचते हैं जो केवल वेनिला पसंद करते हैं, ठीक। अब 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। 19 लोग ऐसे हैं जो बाकी सबको पसंद करते हैं, तो 43 में से जब हम 19 घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो 24 बचेगा। तो 24 केवल चॉकलेट पसंद करने वाले बचेंगे। 7 5 12, 12 6 18, 18 लोग क्या हैं जो वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सब पसंद करते हैं। तो 28 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो बचेगा केवल 10। तो 10 ऐसे हैं जो केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। अब सवाल पूछा गया है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। मतलब वेनिला वाले बॉक्स को छोड़ करके बाकी हमें बताना है कि जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ऐसे लोगों की संख्या बतानी है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, कि जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया, मतलब चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया, ठीक है, लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। तो वेनिला को पसंद नहीं करने वालों की जो संख्या होगी वो ध्यान रखिएगा कि कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 लोग हो जाएंगे। यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो विकल्प होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। यानी कि देखिए 6 लोग जो बीच में बैठे हैं ये क्या है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया 6 लोगों ने, लेकिन बाकी वेनिला को पसंद नहीं किया। तो विकल्प यहाँ पे 6 है, तो 6 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नेक्स्ट नंबर, कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है। उसके बाद उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काट दिया जाता है। तो कितने छोटे घनों की सिर्फ एक सतह रंगी हुई है, मतलब केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या है, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या, रंगीन घनों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। रंगीन घनों की संख्या हमको बतानी है। तो अब केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब n की वैल्यू में कैसे प्राप्त होगी, तो n की वैल्यू प्राप्त होगी कि बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये बड़े घन की एक भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा की लंबाई है कितनी 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 को, तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि ये n की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये n बराबर जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब n बराबर अगर 4 आ गया है तो बस इसी फॉर्मूले पर रख देना है 6 और यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो 6 का गुणा हम कर देंगे 4 में, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो केवल एक सतह रंगीन घनों की जो संख्या होगी वो 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10वां नंबर, यदि a बराबर 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है और 4 बराबर 7 है तो 5 के बराबर क्या होगा। तो 1 बराबर मतलब 1 में अगर हम एक जो 0 जोड़ देते हैं तो हमको 1 प्राप्त होगा। अगर 2 में हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको 3 मिल जाएगा और 3 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमको 5 मिल जाएगा और 4 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमको 7 मिल जाता है। तो इसका मतलब 5 में हमको 4 जोड़ देना है तो 5 4 कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो 1 में 0 जोड़ने पर 1 मिल गया हमको, 2 में 1 जोड़ने पर 3 मिल गया, 3 में हमें 2 जोड़ना है तो हमें 5 मिल जाता है, 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 मिलता है। तो उसी तरह से 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों न हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यह निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन दिया हुआ कि कुछ सिंह बिल्लियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं कि कुछ सिंह जो है वह बिल्लियां हैं, तो यहाँ पर हमने बना लिया बिल्लियां, ठीक है, बिल्लियां बना लिया। अब सभी बिल्लियां बाघ है, अब सभी बिल्लियां क्या है बाघ हैं, तो हम यहाँ पर बना लेंगे बाघ को, ठीक है। सभी बिल्लियां बाघ है तो हमने यहाँ पे बाघ बना दिया।
ठीक है। अगला है कि कोई भी बाघ हाथी नहीं है, तो जो बाघ है वो हाथी नहीं है, तो हाथी को हमने यहाँ पर बना लिया अलग, कोई भी बाघ जो है वो हाथी नहीं है। अब कह रहा है कि सभी हाथी खरगोश हैं, अब सभी हाथी क्या है, खरगोश हैं, तो यहाँ पर बना देना हमको खरगोश। ठीक है, हमने यहाँ पर खरगोश बना दिया। अब निष्कर्ष है कि कुछ बाघ सिंह हैं, कुछ बाघ सिंह है, तो बाघ यहाँ सिंह यहाँ, तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, यह बात निश्चित नहीं है, नहीं कह सकते कि हाथी यहाँ है सिंह यहाँ है तो इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है वो हाथी हैं, तो बिल्ली यहाँ है हाथी यहाँ है, तो इनके बारे में भी कोई निष्कर्ष निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा कि कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, ये लिखा हुआ है कि कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, तो ये भी कहना मुश्किल है, निश्चित नहीं है कि कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं या नहीं है, हम नहीं कह सकते कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीसरा भी हमारा गलत होगा। चौथा कि कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो कुछ बाघ जो है बिल्लियाँ हैं, ये बिल्कुल निश्चित होगा, निष्कर्ष सही होगा, तो पहला और चौथा अनुसरण करेगा, इसका आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसका जो आंसर होगा पहला और चौथा अनुसरण कर रहा है, तो विकल्प जो हमारा बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर है ना, पहला और चौथा अनुसरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे 1 और 4 अनुसरण करता है, पहला और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए और डी अगर अंतिम छोर पर बैठे हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, ए यहाँ बैठेगा डी यहाँ बैठेगा, या फिर डी यहाँ पर बैठेगा ए यहाँ पर बैठ जाएगा। चूँकि 5 लोग हैं, अब इनके बीच में 1 2 3 ही बैठेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 ही बैठेंगे। चूँकि 5 बैठना था तो 5 लोगों की सीटिंग हो चुकी है ना। अब जो भी 3 होंगे वो इनके बीच में बैठेंगे। आगे कंडीशन है कि जबकि बी ठीक बीच में बैठा है, अब बी जो है वो ठीक बीच में बैठा है, तो देखिएगा बी यहाँ पे दोनों के ठीक बीच में बैठ गया। अब कह रहा है कि यह उत्तर देने के लिए कि किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी कि ए के बगल में कौन बैठा है। अब ए के बगल में कौन बैठा है, इसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि बी सी और ई दोनों ठीक बगल में बैठे हैं, जो बी है वो सी और ई के बीच में बैठा है, तो सी और ई के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो इस जानकारी से निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी सी हो जाएगा या यहाँ पे ई होगा या यहाँ पे ई होगा या यहाँ पे सी होगा, कौन है बैठेगा ये निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए ए के बगल में कौन बैठेगा ये तय किया नहीं जा सकता, इस स्टेटमेंट से तो तय नहीं हो पाएगा। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि सी डी के बगल में नहीं बैठा है। अगर सी डी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब सी यहाँ पर बैठेगा तो जो बचेगा वो ई यहाँ आ जाएगा, और अगर सी यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब ये कहना बिल्कुल निश्चित होगा कि ए के बगल में कौन बैठा है, तो ए के बगल में सी बैठा है, यहाँ पर भी ए के बगल में सी बैठा है, तो इस स्टेटमेंट से हमारे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ए के बगल में कौन बैठा है। तीसरे की बात करते हैं, सी बी के बगल में बैठा है। अब देखिए सी बी के बगल बैठा है तो सी यहाँ बैठेगा या सी यहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा ये निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तीसरा भी हमारा कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ई के बगल में बैठा है, तो फिर से वही कंडीशन, अब ई यहाँ बैठ सकता है या ई यहाँ बैठ सकता है, तो दोनों से इससे भी स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, तो ये भी इससे भी कन्फर्म नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प हमारा जो होगा वो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा या से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। अब निष्कर्ष है कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। दूसरा है, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो कथन है कि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद
विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड है। ठीक है, तो अर्थदंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा और ना ही यह कि सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये बिल्कुल हमारा गलत है कि महंगी है तो सस्ती है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ उन्होंने दंड के प्रावधान बताए हैं, महंगी है या सस्ती है इसकी कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। तो विकल्प होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार दिल्ली और एफिल टावर का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका जो आरेख बनेगा वो बनेगा सबसे पहले दिल्ली, और चूंकि दिल्ली के अंदर ही क्या है, कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार यहाँ जाएगा। एफिल टावर है वो बिल्कुल बाहर है, कहीं है ही नहीं, वो कहाँ पर है, फ्रांस में। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 15 नंबर। प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों निष्कर्षों में से कौन सा या से तर्क निश्चित निष्कर्ष मजबूत है यदि कोई हो। अब कथन है कि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है पहला कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, दूसरा निष्कर्ष है कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण या परिणाम है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट में कुछ और बात है, यहाँ पे है। तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं। यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा, अनुसरण करता है डी नंबर। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, PK क्लासेस 92 आगे ऑफिशियल लिखा हुआ है, सेम लोगो यही दिखेगा आपको, आप वहां पर जाएं और वहां से सारी PDF प्राप्त करें। हर टॉपिक की PDF कम से कम 1500 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और टॉपिक टेस्ट से संबंधित, और उसके बाद मिक्स ST लगभग 500-700 ST पड़ी हुई है रीजनिंग के, जो आप मिक्स में लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।